बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। पाकिस्तान में इस वक्त बहस का एक मरकज़ तो मईशत है, लेकिन दूसरा मरकज़ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चैलेंज हुआ है। और जिन लोगों ने चैलेंज किया है उसमें साबिक़ चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस ख्वाजा साहब भी हैं, एतजाज़ एहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं वो भी हैं, कुछ और दीगर दरख्वास्तें भी हैं। अब जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, 2015 में जो जजमेंट आई थी, फुल कोर्ट ने जो इस पर फैसला दिया था, जिसमें से 11 जजेस ने इस तरमीम की तौसीक की थी, तो उसके बाद अब क्या फ़ौजी अदालतों में ट्रायल पर सवाल उठाया जा रहा है। ये बड़ा अहम है, क्योंकि इस तरमीम के बाद बहुत सारे दहशत गर्दों को जो कि ज़ाहिर सिविलियन थे, वो फ़ौजी नहीं थे, लेकिन उन पे फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चले, उनको सज़ाएँ हुई। इसी तरीके से अगर कुलभूषण यादव का केस देखा जाए तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और अगर आज मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के ऊपर एक एडवर्स फैसला आता है, तो फिर वो लोग जिनको सज़ाएँ हुई हैं या जिनके लिए मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो एक डेटरेंस के तौर पर एज ए रेफरेंस इस्तेमाल होती रही हैं, उस सारे सिनेरियो का क्या बनेगा, कुछ हम आज इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान के IMF के साथ मामलात तय पा गए हैं, ऐलान होना बाकी है। आज पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वफाकी बजट उसने कसरत राय से मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान के मौशी मामलात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। बैनुल-अक़वामी बरादरी पाकिस्तान को अब किस तरह से देखेगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब उसने अपनी टैक्स कलेक्शन के अहदाफ भी बढ़ा लिए हैं, जितने मुतालबात थे वो सारे मान लिए हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को इसका क्या फ़ायदा होगा, और बाहर के मामलात जो IMF के साथ बिलखुसूस हैं वो हमारे अब कितने अरसे तक बेहतर होते हुए हमें दिखाई देंगे। दूसरा ये मामला जिस पे हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है जी। और फिर एक और जो अहम आज की ख़बर है वो भी पार्लिमान से जुड़ी हुई है, और उसमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो मंजूर की गई हैं कसरत राय से, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाअहली की जो सज़ा है उसकी मुद्दत का तयन किया गया है, 5 साल की सज़ा। इससे जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबरा, और उसके बाद जो बेनिफिशरी हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब हैं, जिनको जब नाअहल किया गया था तो वो एक बारगेन डील में उनकी नाअहली को एक्सेप्ट कर लिया गया था, और उनके साथ जो दूसरा केस था उनको रिलीफ दे दिया गया था। वो कहानी भी अब ज़ाहिर मंजर आम पर आ चुकी है। बहरहाल जी, इस जो तरमीम है इसका क्या असर होगा, और फिर इंतखाबात के लिए राह जो है वो हमवार होती हुई अब दिखाई देना शुरू हो गई है। तो सियासी हालात जहाँ पे हम अपनी मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे चंद दिन कबल सेनेट में एक जो बिल लाया गया जो चेयरमैन सेनेट की मराद के हवाले से और साबका जो चेयरमैन सेनेट से उनकी मराद के हवाले से था, वो बड़ा शॉकिंग था। और उसके ऊपर आज कौमी असम्बली में एक बार फिर उसकी गूंज सुनाई दी, और ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि मैं इस तरह की किसी चीज़ की हिमायत नहीं कर सकता हूँ। और ज़ाहिर है वो अब सेनेट में पेश हुआ है। कौमी असम्बली में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, और ज़रा ये दावा करते हैं कि जैसे ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ से वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। लेकिन वजूहात क्या हुई ऐसी मराद के आपको ताहयात जो है वो 12 गार्ड्स चाहिए, 20 मुलाजमीन चाहिए, मतलब ये तो मेरा ख्याल है कि शहनशाहों के साथ भी नहीं होता। और पाकिस्तान में जब हम एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, ऐसे लल्ले तल्लों की बात करते हैं, तो फिर IMF जैसे इदारे जो हैं वो आपकी मज़ीद वो जो है ना आपके पीछे पड़ जाते हैं, फिर मज़ीद टाइटनिंग होती है सारे मामलात की। तो कुछ उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं जिनसे आपका तारुफ करवा देते हैं, हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हाफिज़ एहसान साहब, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ़ शकूरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी अमेरिका से। इकॉनमी इनका सब्जेक्ट है, FATF के मामलात को बहुत करीब से देखते हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब। और रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जी, पाकिस्तान आए हुए हैं। तो रज़ा रूमी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, तजियाकार। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले तो शकूरी साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँ, IMF के साथ मामलात तय होने की ख़बरें हैं पाकिस्तान में, और हमारे ज़राए जो हैं वो कह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू हो चुका है। आपके पास अमेरिका में क्या ख़बरें इस हवाले से कि वाकई हो गए मामलात पाकिस्तान और IMF के तय? जो आपके ज़राए हैं वही मेरे ज़राए भी हैं, और मुझे भी लग रहा है कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमें देखना है कि हम इतना टाइम IMF को जो एग्री करने में क्यों लगाया।
क्योंकि हमारे जो बेसिक रिफॉर्म्स एजेंडा था जो हमने 2019 में एग्री किया था उनके साथ, तो उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थी वो हमने अभी तक नहीं की। और फिर हमारे जो कोशिश रही आईएमएफ के टारगेट मीट करने में, वो हमारी जो वो थी सारी एक्शन आइटम्स पे। हम बिजली के बिल बढ़ा देते थे, गैस की प्राइसेस बढ़ा दी, या इस तरह के जो एडिशनल टैक्सेस लगा दिया। आपने देखा होगा पिछली गवर्नमेंट में हर दूसरे तीसरे महीने बाद आपको एक मनी बजट नजर आता था, और जब आप इनके साथ एग्रीमेंट करने जा रहे होते थे आईएमएफ के साथ, या वो जो हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करते हैं, तो उससे पहले एक एडिशनल मनी बजट आया होता था और उसमें हम एडिशनल टैक्सेस वो 700 बिलियन के कहते थे, तो हम बड़ी खुशी से कहते थे कि हमने नहीं माने, हम तो 350 बिलियन पे लेके आ गए हैं उनको। और पिछली गवर्नमेंट में भी जब से पीडीएम आई है, इनका भी कुछ ऐसा ही तरीका रहा है कि ये जो है या तो एडिशनल टैक्स लगाते हैं, या फिर वो करते हैं कि गैस की प्राइसेस बढ़ा दी, या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा दी। जो रियल इश्यूज हैं वो ये हैं कि आपकी जो जहां पे आपका रेवेन्यू एग्जॉस्ट हो रहा है वो आप क्यों नहीं ठीक करते। ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं आपको, तो आप बेसिक जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थी उन पे तो कुछ काम करते, कुछ इंप्रूवमेंट लाते, तो जिसमें अभी जो मामला तय हुए उसमें क्या वो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको किया गया है कहीं पे प्रॉमिस के हम सर्कुलर डेट अभी आप फिर देख लें, अभी कल जो डार साहब ने भी बात की, और अभी उसमें भी आप 200 लाइक मेरे ख्याल में 215 बिलियन के नेट टैक्सेस लगा दी। अभी भी टैक्सेस लगाए उन रिफॉर्म्स पे, तो आप नहीं गए। आपने एसओईज की इंप्रूवमेंट की बात की थी, उन्होंने कहा कि अपने फुट स्टेप कम करें एसओईज में, और फिर उन्होंने कहा कि आप अपना सर्कुलर डेट कम करें। अब एसओईज का लॉ आपने एग्री किया था 2019 में, जब आप उनके साथ पहली दफा एग्रीमेंट में एंटर हुए, तो वो आके पीडीएम की गवर्नमेंट ने एसओईज लॉ को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन अगर आप एसओईज लॉ की लैंग्वेज देखें तो आपको ये नहीं लगता कि आप प्रोफेशनल हायर कर रहे हैं वहां पे। आपको वहां पे भी नेक सीरत और इस तरह के बंदे चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप एक प्रोफेशनल साइड में आप लोगों को इतना डिसऑनेस्ट क्यों तस्लीम करते हैं। जो हमारा नेशनल क्राइसिस है ना, वो मेरे ख्याल में ये भी है कि वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जो है वो है ही नहीं। बहरहाल आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ स्टेट इंस्टीट्यूशन की भी बात कर लेते हैं। मैं वापस आती हूँ शौरी साहब, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात है उसी में हाफिज साहब, जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो पहले तो बड़े अरसे से डिमांड्स थी, अब वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश हुई, और वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो लटक गया है जाके सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको लगता है कि काजी फायज़ ईसा साहब की जानिब से उस पर जो एतराज़ात अब उठाए गए जब वो बेंच से अलग हुए, उसके बाद कुछ पेशरफ्त होनी चाहिए, तवक्को है आपको, कोई ख़बर है आपके पास कि उस पर कोई गौर खोज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और एक्ट जिसका आपने ज़िक्र किया है, ये तो सिर्फ़ एक 184(3) का प्रोसेस है, उसको रेगुलेट करने के लिए आया है, और जिसका सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनल वर्किंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। और दूसरा ये है कि उसके अंदर आपने जब बेंच की कॉम्पोजिशन करनी है तो उसके अंदर चीफ़ जस्टिस और सीनियर 2 मोस्ट जजेस जो हैं वो उसके अंदर बैठ के वो फ़ैसला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का आम आदमी जो है उसका 184(3) इशू नहीं है। पाकिस्तान के आम आदमी का जो इशू ये है वो है कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम, और जुडिशल सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और उसके साथ सिविल जस्टिस सिस्टम, और साइमल्टेनियसली पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम जो है वो काउंट करता है, जिसके अंदर आपकी ब्यूरोक्रेसी आएगी, आपकी गवर्नेंस आएगी, आपके इंस्टीट्यूशंस आएंगे, और आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा, जिसके अंदर इस वक्त 22 के करीब पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलेटरी इदारे काम कर रहे हैं, जिसके नीचे ये चीज़ें जा रही हैं। अब अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो 1947 से लेके 2023 के आज तक जो है वो हम डिटेरिएशन की तरफ ही गए हैं। चाहे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके अंदर आप देख लें कि साल से लोगों को सजाएं नहीं होती, या केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों नहीं, मतलब सबसे अकाउंटेबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट कहता है जी हम सबसे अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, पार्लियामान तक के आमने सामने खड़े हो गए, तो अपने हाँ की ये जो पेंडेंसी है केसेस की, मतलब एक सिर्फ इसी को ले लिया जाए, तो क्यों अब तक ये फिक्स नहीं हुआ मामला? तंजीला, ये सिर्फ पेंडेंसी इशू नहीं है। इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर आपका जो एक आउटडेटेड सिस्टम चल रहा है, जो 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड है, 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और 1908 का आपके मुल्क के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड है, और 1940 का आपके पास आर्बिट्रेशन एक्ट है। ये आउटडेटेड लॉज हैं, ये अंग्रेज़ों ने बनाए थे इस मुल्क के लोगों को ग़ुलाम रखने के लिए, और उस प्रोसीजर के अंदर उलझाने
समझाने के लिए कि स्टेट की तरफ या उस दौर के जो लोग थे उनकी तरफ देखा ना जाए। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि हमने 1947 के अंदर जब मुल्क तो आज़ाद कर लिया, ना हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे तवज्जो दी। आप देखें कि इस मुल्क के अंदर 56 तक कॉन्स्टिट्यूशन हम फैसला नहीं कर सके थे। उसके बाद फिर हम 62 की तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आए, उसके एक अपने सेलिएंट फीचर्स आप कह रहे हैं कि वो जितना भी जुडिशल सिस्टम है वो उसके ऊपर जाहिर है जो आम आदमी का ट्रस्ट है या उनका जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन उसको मैं सिर्फ एक चीज़ करके फिर आप आगे चले जाइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पहला कमीशन बना था इस जुडिशल रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के लिए वो 56 के अंदर बना, और उसके बाद दूसरा जो बना था वो बना था इसके अंदर 69 के अंदर, और वो हमूद रहमान एक रिपोर्ट बनी 71 के अंदर उसके अंदर आई। आप यकीन माने कि आप 56 की अगर आप रिकमेंडेशंस देखें और 71 की रिकमेंडेशंस देखें और 2023 की अगर आप सिचुएशन देखें तो वो सारी की सारी एक है। उसके अंदर भी कहा गया मैं वापस आती हूँ आपके पास, क्योंकि ये जाहिर है जब हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करें तो वो बिल्कुल मैं अगर उसको सिर्फ टच करती हुई निकल जाऊंगी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। रज़ा हमारे साथ आ चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी रज़ा आ रही है आपकी आवाज़, बहुत शुक्रिया रज़ा। रज़ा ये बताइए कि अब पाकिस्तान के और IMF के मामला तय होने की खबरें हैं। अब मौजूदा हुकूमत लगता है कि मुआशी मैदान में तो कहीं ना कहीं चीज़ें संभालने की पोजीशन में है और वो बड़े कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का और हुकूमत का आपसी मामला है इसमें आप किस तरह से देख रहे हैं? ये मामला भी कहीं सेटल होंगे या नहीं होंगे? जी शुक्रिया तंजीला। मेरा ये ख्याल है कि ये मामलात भी सेटल हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त एक तनाव है सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत से ज़्यादा डायरेक्ट बात करनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि ये जो पॉलिसी है फौजी अदालतों की, ये आपको पता है कि ये कहाँ से आई है? पहले बाकायदा इसका एलामिया 2 एलामिया आ चुके हैं, बहुत बड़ी वाज़ेह लैंग्वेज और क्लियर लैंग्वेज, और उसमें एक पूरा जिसे कहते हैं ना अज़्म है, इरादा है कि ये जो 9 मई के लोग जो जिम्मेदार हैं उनमें जो शामिल थे, उनके जो मास्टरमाइंड थे, इंस्टिगेटर, परपेट्रेटर्स, इस तरह की लैंग्वेज है, उनके ट्रायल्स फौजी अदालतों में होने का जो है वो, और पार्लियामेंट भी उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर वो इसको डिस्करेज भी करेगी तो आउटराइटली शायद ये फैसला जो है वो उसको रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी, कुछ गाइडलाइंस देगी जो सुनने में आ रहा है, और क्योंकि उसमें जाहिरी बात है, और वो मेरे ख्याल से हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। सिविलियंस के जो भी मुकदमे होते हैं ऐसी अदालतों में, वो उनकी बाकायदा एक न सिर्फ ये कि इंसानी हकूक और आईनी जो उनके हकूक हैं वो पूरे होने चाहिए, बल्कि राइट टू अपील जो है, जो कि इस एक्ट के बाद वैसे भी होता है, हाई कोर्ट में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, वो भी बरकरार रहना चाहिए। रज़ा, जब माजी में कुछ ऐसे फैसलों पे और ऐसी सज़ाओं पे गुफ्तगू हो रही थी, तो आज जो सबसे ज़्यादा हामी नज़र आते हैं इस केस के और इस पिटीशन के जो दायर की गई है, वो लोगों को गद्दार कह रहे थे। तो वो आज मैं ख्वाजा साहब की बात सुन के हंस रही थी। वो कह रहे थे ये जो सिलेक्टिव ज़मीर जाग जाता है ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये वंस फॉर ऑल हम क्यों नहीं सेटल करते? क्योंकि उमर बंदयाल साहब उन 11 रुकनी उस जो फुल कोर्ट का जो बेंच था जिसमें 11 मेंबर्स ने हक में तौसीक की थी उस आईनी तरमीम के, उसमें शामिल थे। तो ये प्रिंसिपल्स जो है ये बड़े देर से क्यों याद आते हैं हमें? वाई आर वी वेरी मैं इसको क्या कहूँ, स्लो क्यों है हम इतने ज़मीर जागने के चक्कर में? अब तंजीला, आप तो सारी बातें जानती हैं, आपका सवाल भी उसमें कुछ जवाब भी पोशीदा। देखिए ना, प्रिंसिपल्स जो है ना पाकिस्तान में, वो शख्सियात को देख के लोगों को याद आते हैं। यानी कि इमरान खान साहब के दौर में, देखिए मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि सिविलियन लोगों के मुकदमे सिविलियन कोर्ट्स में होने चाहिए, फौजी लोग जो हैं उनको आर्मी एक्ट में होना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है, असूल है, हमें इसके ऊपर कारबंद रहना चाहिए। लेकिन खुद इमरान खान साहब के दौर में 26 लोगों के मुकदमा चले, उनमें से सबसे जो प्रोमिनेंट केस था वो इंसानी हकूक के डिफेंडर हैं अदरीस खटक, उनका केस चला, उनको उठाया गया, 4 साल से वो बंद हैं। उनकी अपील जो है पेशावर हाई कोर्ट में वो नहीं होने दी गई। खुद ये देख रहे थे उस वक्त, खान साहब की पार्टी भी देख रही थी, ये बाकी जो अभी सारे जो वकला गए हैं सुप्रीम कोर्ट,
क्या उनको इदरीस खटक की जो मुसीबत और उसकी जो बेटियों का रोना धोना और उनकी उनकी जो तकलीफ है, वो जो आप देखती हैं टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, उस वक्त इंसानी हकूक का ख्याल नहीं आया। और यही जो एक और साबिक ये तो जो फिर जज साहब, इस बात से मैं मानूं कि ये इंसानी हुकूक नहीं इमरानी हुकूक का मामला। मैं वापस आती हूँ इस नुक्ते के ऊपर कि ये जो है ये मामला कुछ देखिए और ना, अच्छा जी मैं जी ये मामला कुछ जी रजा मैं वापस आती हूँ। मैंने अब्दुल रऊफ साहब जो हैं वो क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के केसेस और वो लॉ है उसके ऊपर अमेरिका में बैठ के बड़ा पाकिस्तान को देखते हैं, तो जाहिर है ये जो दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर को सजाएं देने का मामला, आपको पता है ये भी एक हमारे लिए एक पिंचिंग वो रहा इशू। मैं एक ब्रेक ले लूँ, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी, क्या टेक्निकलिटीज़ तय कर सकती है सुप्रीम कोर्ट कि किसका ट्रायल होगा और किस क्राइटेरिया पे होगा? ये हम पूछेंगे। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं, कानून के भी और पॉलिटिक्स के भी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हम कर रहे हैं कुछ हमने जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की, कुछ हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जिक्र भी करना है प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन शकूरी साहब, अगर आप क्विकली हमें बताएं कि पाकिस्तान को देखने वाले, ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो प्रोसिक्यूशन और जितना हमारी कन्विक्शन का रेट है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है सवाल उठाए जाते थे। और दहशतगर्दी के लिए जब ये फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की तौसीक हुई थी, जब वो जो एक्ट में तरमीम हुई थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो कन्विक्शन रेट बढ़ गया था। तो आप इस सारे तनाज़े को किस तरह से देखते हैं? जैसे हमें FATF की लिस्ट से भी डर लगता है, हमारे ऊपर जो वैसे सैंक्शंस कभी कभी आ जाती हैं, हमारे सर पे मंडलाती हैं, उनसे भी हमें डर लगता है। मेरे ख्याल में ये जो अभी रिसेंट 9 मई का जो वाकया है उसको तो हम FATF से रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन मसाइल हमारे जो FATF से रिलेटेड हैं वो वहीं पे हैं। हमने टेक्निकल उनकी जो कंप्लायंस थी वो तो पूरी कर ली थी, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस को अभी तक उन्होंने मेजर नहीं किया कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, वो वही पुरानी आ रही है। दूसरी बात, ये जो प्रोसिक्यूशन ये वो तो हमारा मेरे ख्याल में एक अलमिया ये है कि हम सिलेक्टिव लॉ को अप्लाई करते हैं। हम कानून तो बना छोड़ते हैं, लेकिन उसकी जब एप्लीकेशन आती है तो फिर आपके जो क्रिमिनल के सिंपथाइजर्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हमारे उसमें हम मीडिया पे भी आवाज उठाने लग जाते हैं, हम दूसरी जगहों पे भी, सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव हो जाता है। अब अगर इसी आर्मी एक्ट की बात करें तो वहां पे जहाँ पे सिविलियन के ट्रायल्स की बात हुई है, तो वहां पे वो पिछले कितने 70 सालों से वो ट्रायल्स हो ही रहे हैं ना। लेकिन मसाइल फिर वहां पे आ जाते हैं कि कोर्ट्स जो हैं, अभी कल चीफ जस्टिस साहब एग्री कर रहे थे कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है जो मुख्तलिफ होती रहती है, वो एक बेसिक रीजन है। अगर आपने 11 रुकनी बेंच ने अगर फैसला दे दिया हुआ है तो उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करें, और अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अगर आपके पास फिर एक अपील आई हुई है एक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट, तो आप उसको भी लेके बैठ गए। अब आके आपको ह्यूमन राइट्स पे आके आपको हो गया कि नहीं आप सिविलियन को ऐसे ट्राई करें, तो अब ठीक है आप सिविलियंस को ना करें। ये बहुत अहम कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ आपने इशारा किया। हाफिज साहब, आपसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी मैं यही बात कर रही थी कि मोर और लेस ऐसे लग रहा है रिमार्क्स को देखते हुए, मेरे पे तो इन्हें अदालत ना लग जाए, कि जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनके ऊपर कोई फैसला आएगा, यानी कि उसको सेटिसाइड नहीं किया जा सकता। 11 रुकनी जो फैसला है बेंच के 11 मेंबर्स ने दिया हुआ है, ये 7 रुकनी बेंच है। आपको भी लगता है कि जो उसकी मोडालिटीज़ हैं या जुरिस्डिक्शन से जुड़े मामलात हैं या टेक्निकलिटीज़ हैं, उनके ऊपर आएगा फैसला? देखिए तंजीला, 9 मई का जब इंसिडेंट आया तो उसके फ़ौरन बाद एक डिबेट शुरू हुई कि जी सिविलियंस का ट्रायल जो है वो आर्मी कोर्ट्स के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, और ये एक डिबेट स्टार्ट होती गई। मैंने 23 मई को एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान का लॉ जो मिलिट्री एक्ट 1952 उसके अंदर एक्सेप्शन जो है वो 1967 के अंदर आई है, और उसके अंदर सिविलियंस जो हैं वो अगर हमारा लॉ जो 2D है उसकी वायलेशंस करते हैं या उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की करते हैं,
तो उनको ट्राई किया जा सकता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, जिसको 1975 की जजमेंट है, जिसके अंदर इन दोनों अमेंडमेंट्स जो थी 2D की और सेक्शन 59 को वैलिडेट किया गया। और उसके बाद से लेके हाँ, और 2000 उसमें 3 शर्तें अगर मैं वो भी दोहरा दूं अपने देखने वालों के लिए, वो ये है जी कि कोई शहरी जो है वो जासूसी या गद्दारी में मुलविस हो, दूसरी शर्त है कि कोई शहरी फौजी एहलकारों या इमलाक पर हमला करे, और तीसरी है कि कोई ऐसा एक्ट हो जिससे कौमी सलामती को खतरा हो। तो ये 3 कंडीशन। और उसके अंदर ये है कि वो इंडिपेंडेंट भी करे या किसी फौजी जो एम्प्लॉई है उसके साथ मिल के करे। उसके बाद ये है कि फिर मिल के करने वाले पे शायद एक ट्रायल हुआ भी है। जी, वो मैं कहता हूँ 2 एस्पेक्ट्स हैं ना उस चीज़ के अंदर। अब उसके बाद ये है कि 1975 के बाद 2007 में जजमेंट आई, फिर एक 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, और आप ये देखें कि 2008 के अंदर जब पीपल्स पार्टी आई तो उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो था वो कैपिटल पनिशमेंट के अंदर एक मॉरिटेरियम जो है उसको लगाया था, जिसका रिजल्ट्स ये निकला कि पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम रेशो थी वो बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि अब उन्हें कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इसी असना के अंदर 2014 के अंदर जो दिसंबर के अंदर इंसिडेंट हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल का, और उसके बाद 2015 के अंदर अमेंडमेंट्स भी आई, फिर आर्मी एक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट आई जिसको हम 21वीं आइनी तरमीम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसकी 2 साल की सनसेट क्लॉज थी। अब ये 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि जो 21वीं आइनी तरमीम है उसका इस रेगुलर प्रोसेस के अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं है, चूँकि ये 67 की अमेंडमेंट्स जो थी उसका 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अमेंडमेंट आई थी 175 के अंदर। इसी तरह 2017 में भी जजमेंट आई और 21 में भी आई। वो जो है वो उसका 2 साल का अरसा ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये है कि जो वो अरसा ख़त्म हुआ वो बेसिकली उसके अंदर जो 2017 के अंदर अमेंडमेंट्स आई तो वो था एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को डील करने के लिए वो क्लॉजेस थी जो आज भी चल रही हैं। जो सेक्शन 2D के अमेंडमेंट्स है 67 के अंदर जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, उसके मुतालिक भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 3 प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर लिए हुए हैं कि एक ये है कि आर्मी कोर्ट के अंदर अगर ट्रायल किया जाता है तो वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है, दूसरा फेयर ट्रायल का इसके अंदर कोई प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होता, और तीसरा ये है कि अगर एग्जेक्टिव, चूँकि फ़ौज जो है वो एग्जेक्टिव का इदारा उसके नीचे। मैं अगर आप जल्दी से पूछ लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अगर आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। आप कह रहे हैं कि नहीं, उसके अंदर ये देखें कुछ चीज़ ये है कि फंडामेंटल राइट्स इस तरह हैं कि आपको ड्यू प्रोसेस के अंदर आना चाहिए, आपको लॉयर आपकी मर्ज़ी का मिलना चाहिए। एक चीज़ जिसके अंदर प्रॉब्लम है वो ये है कि चूँकि राइट ऑफ अपील इसके अंदर नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एक कंसिस्टेंट जजमेंट्स आ गई हैं कि इसको आप हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं अगर आप कोर्ट ऑफ अपील में नहीं आता। उसके बाद ये है कि इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मर्सी पटिशन भी जा सकती है, और फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जा सकता है। लेकिन ये एक चीज़ से मैं सिर्फ आपकी तरफ हाईलाइट कर दूंगा, वो इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है उसके अंदर 2 तरह की पटिशन्स आई हैं, एक ने वायरीज को चैलेंज किया है और दूसरों ने प्रोसेस को किया है। अब जो कल हेयरिंग्स हुई है उसकी जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं फ्राइडे वाले दिन, उसके अंदर जो लग रहा है वो ये है कि ये आर्मी एक्ट की जो प्रोविजंस 2D है और 59 को सेटिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि ये जो सेक्शन 95 और 94 का प्रोसेस है उसके ऊपर जाके कुछ गाइडलाइंस देंगे। मैं वापस आती हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम रह गया। लेकिन आपने कैपिटल पनिशमेंट की बात की थी, तो देखिए सारी दुनिया में ये एक आप कह लीजिए कि माना हुआ प्रिंसिपल है कि बर्बरियत से सिर्फ बर्बरियत जन्म लेती है, इसीलिए वो कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर एक वो है। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो डेटरेंस ना होना उसकी वजूहत और उसके ऊपर मैं एक पूरी लंबी नशिस्त कर सकती हूँ। रज़ा रूमी साहब, अब ये जो मामला है, आपको लगता है कि पार्टियों के अंदर भी देखें इस मामले को लेके पीपल्स पार्टी के 2 बड़े सीनियर वकला उनको पार्टी से जाना पड़ा, मतलब आप सोच नहीं सकते कि अच्छा ये इतने पुराने पीपल्स पार्टी के लोग जो पार्टी से चले जाएंगे, तो हुकूमत पहले ही कह रही है हम नहीं मानेंगे कोई भी फैसला आए, तो क्या हुकूमत की तरफ से भी प्रिएम्प्टिव रिएक्शन मुनासिब है इस मामले को लेके? बिल्कुल मुनासिब नहीं है। देखिए बड़ी गलत प्रेसिडेंट्स सेट हो रही हैं। पहले भी ये जो इंतखाबात का मामला था उसके ऊपर भी जिस तरह से वो भी डिफाई किया गया, देखिए ना अब ये फिर रवायत पड़ जाएगी। आज तो ये मसला दरपेश है, कल को कोई और गवर्नमेंट होगी और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी और उसको माना नहीं जाएगा, तो ये तो मुल्क में लॉ एंड रूल ऑफ लॉ की ब्रेक डाउन होता है। ये इसमें अदलिया को भी सोचना चाहिए, अदलिया को भी ये सोचना चाहिए, बल्कि ये तयशुदा बात है कि अदलिया के जो बहुत सारी जजमेंट्स हैं उनमें ये कहा गया है कि अदलिया को वो फैसले देने चाहिए जो काबिल अमल हो, और जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है और जिस तरह से देखिए ना ये वाला मसला जो इसके ऊपर भी फुल कोर्ट होना चाहिए था, यहाँ भी फुल कोर्ट नहीं हुआ।
पहले भी ये इस्तदा की जाती रही कि आप फुल कोर्ट बनाएं, 3 मेंबर बेंच बनाकर आप एक मखसूस माइंडसेट जो है और जिस पे एलिगेशंस लगती हैं वो आप आगे करते हैं। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि कैसे, और हुकूमत को भी सोचना चाहिए। ये मसला आज का ही नहीं है या एक गवर्नमेंट का नहीं है, ये मुल्क के इदारों का मसला है, आइन की बालादस्ती का मसला है और वो और इंसाफ की फराहमी जो सबसे बुनियादी हक है उसका भी मसला है। दुरुस्त, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। और अनफॉर्चुनेटली तंजीला इस वक्त यही सूरत है। देखे ना, एक जो अभी आपने भी पहले हिंट की थी अपनी गुफ्तगू में कि एक जो बहुत बड़ी वजह है फौजी अदालतों की, और जो कि गवर्नमेंट कह भी चुकी है कि भाई उनको ट्रस्ट नहीं है कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की जो लीडरशिप है वो 9 मई के वाकयात को जो है फेयरली प्रोसिक्यूट करेगी या पीटीआई को जो है वो गैर मामूली सपोर्ट नहीं देगी। एक तासुर बन चुका है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, मैं नहीं उसके ऊपर हतमी राय कोई रखता, लेकिन एक तासुर बन चुका है कि पीटीआई को और खुसूसन इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा। ठीक है, मुझे एक और ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा अदालतों के बारे में एक तासुर है, ज़ाहिर है उसके साथ फिर खुसूसी अदालतों की तरफ ही रुजू करने की ऑप्शन हुकूमत के पास बकौल हुकूमत के रह जाती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। नवाज शरीफ साहब कैसे फ़ायदा उठाएंगे जो आज तरमीम हुई है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और वक्त क्योंकि कम है रज़ा, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन साहब, आपको लग रहा है कि इलेक्शन के लिए उनकी राह हमवार हो गई है और मियाँ साहब वापस कब आ रहे हैं? आपका लंदन में भी क्याम था, कुछ वहाँ से भी आप खबरें लाए होंगे। देखिए, खबरें तो बात ये कि आपको पता ही है कि मियाँ साहब तो दुबई रवाना हो गए हैं और सऊदी अरबिया में उसके बाद वो 2 हफ्ते जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात है, उनकी साहबजादी भी यहाँ से गई हैं और यकीनन अब ये बातचीत हो रही है कि उनकी वापसी के जो इम्कानात हैं अब वाकई ही में वो उसकी एक लीगल बेसिस दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, वो टेक्निकली स्पीकिंग अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस तो जाएगा, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग एज ऑफ नाउ उनकी जो नाअहली थी लाइफ टाइम की वो खत्म हो गई है। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब की भी नाअहली जो लाइफ टाइम थी वो खत्म हो गई है। तो ये जो है अब बड़ा क्लियर है तंजीला कि वो वापस आएंगे और वो क्या उसे बोलते हैं पाकिस्तान में अपनी सियासत भी करेंगे। वो फौरन आते हैं या इलेक्शन से 1-2 महीना पहले आते हैं, ये अभी वाज़ेह होगा मेरे ख्याल से। आप कह रहे हैं कि उनके टेक्निकली खत्म हो गया। हाफिज साहब, आपको क्या लगता है कि अब ये क्योंकि तरमीम पास हो गई, लेकिन हमने पहले भी देखा बिल पास हो गया था, वो मतलब एक्ट बिल बन गया था, कानून बन गया था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया, तो यू थिंक कि इस मामले में भी कोई ऐसी नहीं, इसके अंदर ये है कि अभी ये नेशनल असेंबली स्टेज पे है, फिर ये सेनेट के अंदर जाएगा और सेनेट के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो आए कॉन्स्टिट्यूशन सेनेट से पहले पास हो चुका है, करेक्ट मी, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 61 के अंदर फैसले आए हैं, 62 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसके मुतालिक आज भी रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है कि इसका जो लाइफ स्पैन है इस सेंटेंस का, कन्विक्शन का या डिसक्वालिफिकेशन का, वो कितना आना चाहिए। तो फाइनली इसको डिटर्मिनेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ही करेगी। जो ग्लोबल प्रिंसिपल्स हैं उसमें तो कहीं पे भी आप ताहयात नाअहली का तो उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं, वो किसी जगह नहीं है। उसके अंदर जो एक स्पैन होता है, किसी जगह 3 साल है, किसी जगह 5 साल है, किसी जगह 7 साल है, किसी जगह 14 साल उस चीज़ के अंदर आता है। ये नहीं इस चीज़ के अंदर आता। ये भी प्रिंसिपल जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ही से आया और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह आपने इशारा किया कि जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड हैं, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड हैं या इलेक्शन से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट को इन सारे केसेस को फुल कोर्ट के तौर पर देख के वंस फॉर ऑल इन डिसीजंस का फैसला करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं लास्ट कमेंट्स ये करूंगा कि इस तरह इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जाना ना इस मुल्क मफाद में है, हमारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको गवर्नेंस, पॉलिटिकल और इकोनॉमी के ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए। वापस आने के लिए इलेक्शन जो है वो मस्ट है, और ये कहा जा रहा था कि IMF और दीगर जो इदारे हैं उनको भी बड़ा कंसर्न है इलेक्शंस के हवाले से।
अब मेरे ख्याल में इलेक्शंस के बगैर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला नहीं सकते, क्योंकि आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड को दिखाना है कि हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है और अब हम बेहतर पोजीशन में हैं कि हम मामलात को देख सकें। आप जितना इलेक्शंस को आप डिले करेंगे, आप उतना अपने मुल्क के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते जाएंगे। दूसरा, आप इलेक्शन एक्ट में वो तरमीम की बात कर रही थी, वो सेक्शन 232 में उन्होंने जो चेंज किया है और डिस्क्वालिफिकेशन वो उन्होंने 5 इयर्स की है, वो लास्ट फ्राइडे को मेरे ख्याल में सेनेट में पास हुआ था जी वो जी बिल। जी जी तो उसमें ये एक अच्छा इकदाम है कि आपने 5 साल उसकी मुद्दत फिक्स कर दी, लेकिन मियां साहब के लिए अभी उससे पहले जिसमें उन्हें सजा हुई है और वो 2 माह की उन्हें बेल मिली थी, पहले उस केस में को खत्म कराना होगा या उसमें उन्हें बेल लेनी होगी थैंक यू। और फिर जाके वो जाके इसका बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, रज़ा रूमी साहब, हाफिज़ एहसान, आपने गुफ्तगू सुनी थी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा फ्रेम में आपसे मुलाकात होगी। आई होप कि आपकी ईद अच्छी गुजरे। आप सबके लिए बहुत दुआएं। नेक्स्ट वीकेंड आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।